अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है आप सबको तो काइंडली चैट में मुझे बता दें। ओके, गुड। चलें हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है सेम इंटरव्यू से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं दोबारा देख रहा हूँ इस सेशन के अंदर। तो कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट, जो भी टिप्स होंगी उनको ज़रा डिफरेंट पहलुओं से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो, आपको ये सेशन बोरिंग या पुराना सेशन ना लगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि हर टिप को किसी दूसरे एंगल से, किसी दूसरे तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करें, या कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो इंशाल्लाह ये सेम सेशन होगा, इंटरेक्टिव सेशन। इसमें हम लोग आपसे इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस भी करेंगे, और मिल के लर्निंग करेंगे। मुझे काइंडली अपने चैट में हमें मुझे बता दें कि अगर किसी का इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है इनिशियल का, तो वो ज़रा अपना इंटरव्यू की डेट बता दे कि कब है उसका इंटरव्यू। या बेहतर है कि आप सब लोग ही कुछ अपने स्टेटस बता दें कि अभी आप इनिशियल के किस स्टेप पे हैं, कौन सा टेस्ट अभी क्लियर कर चुके हैं, और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, एक है 17 जून को, एक है 29 जून को। ओके, गुड। इसके अलावा मजीद? मजीद किसी का इंटरव्यू है अभी रिसेंटली? इनिशियल मेडिकल में रेफर हूँ। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा आपका मेडिकल क्लियर। Initial medical due to height, so I'm preparing for GDP plus ISSB. शुक्रिया सर। ओके, अगर तो आप लोगों को ISSB सॉरी इनिशियल मेडिकल के अंदर रेफर किया जाए, वैसे ही मेरे माइंड में आ गया था, आपसे शेयर करता चलो। अगर रेफर किया जाए और आपको आइडिया हो पहले से कि आप इसमें मुश्किल होगा आपके लिए, शायद आप पास ना हो सके मेडिकल, अगर रेफर हो जाए, ठीक है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, वहां से चेक करवाना पड़े, तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि वहां पे फिर वो रिपोर्ट आपकी बन जाएगी, और वो रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट बन गई और तब पता चला है कि आप नहीं एलिजिबल, तो वापस जाके वो रिपोर्ट जमा कराने की जरूरत नहीं है। बस घर चले जाएं चुप करके, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकें। अदरवाइज अगर वो मेंशन हो जाए कि परमानेंटली फिट नहीं है जॉब के लिए, तो फिर मसला बनेगा आप लोगों के लिए। इसलिए बेहतर है कि अवॉइड करें। ये लाइनें लगाने का क्या मकसद है, मुझे पहले ये बताएं। इस तरह की एक्टिविटीज ना किया करें, थोड़ा बिहेवियर इम्प्रूव करें अपना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू का सेशन। और पहले हम इनिशियल इंटरव्यू डिस्कस करते थे, लास्ट हमारे 2 सेशन इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड हुए हैं। अब कोशिश ऐसा करेंगे कि उसी इनिशियल इंटरव्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ताकि हमारा ISSB का थोड़ा सा पार्ट कवर हो जाए। और होगा फोकस इनिशियल इंटरव्यू पे ही, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लेंथी, ताकि हमें
ISSB से रिलेटेड इंटरव्यू का भी थोड़ा सा आइडिया हो, और इस के थ्रू हमारा इनिशियल इंटरव्यू भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। एज यू ऑल नो अबाउट मी, आप सब मेरे बारे में मेरे ख्याल में जानते हैं, तो इस स्लाइड को डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। मुदस्सिर रहमान नाम है मेरा, और करंटली आई एम इन मलेशिया, और मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर PhD की है, डॉक्टोरल डिग्री है मेरे पास। ISSB से रिलेटेड काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट सर्व किया है ISSB एकेडमीज के अंदर, और मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं फोर्सेस के अंदर, और तो एक अच्छा ISSB का एक्सपीरियंस है, सॉरी ISSB कह रहा हूँ, एक अच्छा फोर्सेस की रिक्रूटमेंट का और उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में गाइडेंस का, ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का, इस तरह का एक एक्सपीरियंस है। वैसे पर्सनली मुझे शौक है इंटरव्यूइंग का, और मेरा ये पेशा भी है। मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए मैं प्रोसेस के लिए मैं सर्व किया हुआ है, और एक काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मूविंग ऑन टू इंटरव्यू, और इसी एक्सपीरियंस को लेते हुए कोशिश करेंगे कि आप को जितना हम लोग गाइड कर सकें, जितना नॉलेज शेयर कर सकें, जितना आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकें, बनाने की कोशिश करेंगे। Preparation, first of all, tips and technique of interview. There are a lot of tips and techniques जो कि अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं इन गूगल। एंड अगर आप किसी भी बड़े से बैठ के बात करें और उससे पूछें कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे थोड़ी टिप्स दें, तो आपको मेरे ख्याल में कोई बंदा ना नहीं करेगा, हर बंदा कोई ना कोई टिप्स ज़रूर देगा। सो देर आर जनरल टिप्स जो कि अवेलेबल हैं एवरीवेयर और हर बंदे को पता है, लेकिन फिर भी लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? हर बंदे को इंटरव्यू की टिप्स पता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं अभी कि हमजा, उस्मान, दानियाल, एहसन जो भी हैं, ये सारे, नामुल्ला खान, के यार मुझे मेरा इंटरव्यू है, मुझे थोड़ा गाइड करें, तो आई थिंक आप सभी मुझे गाइड करेंगे, और बड़ा अच्छा गाइड करेंगे। देन अगेन ये आप तो खैर FSC अभी लेवल है एजुकेशन का। अगर आप इसी को थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें, कोई सीनियर है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, या उसका एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, तो वो भी आपको टिप्स देगा और बहुत अच्छी अच्छी देगा। लेकिन स्टिल जब इंटरव्यू आता है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, और मुश्किल होता है, और काफ़ी फेलियर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो इसके पीछे रीजंस यही हैं कि जिसके ऊपर पड़ती है और उसी को फिर उसका पता चलता है। बातें तो सब कर लेते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपको अगर एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज देने का, तो ऑफ कोर्स आप बाकियों से बेहतर इंटरव्यू दे देंगे। क्या आपकी प्रिपरेशन है? एक्सपीरियंस दो किस्म के होते हैं। एक एक्सपीरियंस ये है कि आपको रियल टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिले, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें और एक्सपीरियंस गेन करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, डिफरेंट जगहों पे जाएं इंटरव्यू देने के लिए। एक तो ये एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस आपका प्रिपरेशन से भी बनता है। क्या आप प्रिपरेशन के अंदर कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कितनी तैयारी करते हैं, और तैयारी कर करके कितने एक्सपीरियंस हो चुके हैं उसके अंदर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो टुडे दिस प्रिपरेशन मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आप अपनी प्रिपरेशन में कितना एक्सपीरियंस्ड है। देखें, इस एज में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपको FA FSC इंटरमीडिएट के बाद आपको जॉब ऑफर करती हैं। और अगर कोई ऑफर करती भी है जॉब, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी कोई टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। वो सिर्फ आपको हायर करी होगी किसी छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है, या कॉल सेंटर में बैठने के लिए, किसी की कॉल सुनने के लिए, या फिर कोई पैकेजिंग की मटेरियल की कंपनी, या किसी जगह लेबर का काम हो, या लेबर जैसा कोई काम हो, तो इस पर्पस के लिए आपको भी हायर किया जाएगा। तो इसका जो इंटरव्यू होगा
वो भी इंटरव्यू नॉर्मल ही होगा, वो शायद आपकी सिर्फ सीवी देखें और वो सीवी भी नॉर्मल सी सीवी होगी आप लोगों की, उसने आपने उसको प्रोफेशनल भी नहीं बनाया होगा और इसी के ऊपर हायरिंग हो जाएगी। सो इसलिए हमें प्रिपरेशन की सॉरी एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बिकॉज उस तरह के इंटरव्यूज होते नहीं हैं, तो हम एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। सो वी ओनली हैव वन ऑप्शन लेफ्ट, हमारे पास अभी सिर्फ एक चॉइस है कि हम अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने प्रिपरेशन के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करें। हम इतनी तैयारी करें, इतनी तैयारी करें, इतनी तैयारी करें कि हम लोग compete कर सकें। कल को जब हमारा अपना इंटरव्यू हो तो वो हमें ऐसा ही लगे कि हम पहले इंटरव्यू देते रहे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपने प्रिपरेशन इतनी करनी है कि आप जो रियल टाइम के इंटरव्यूज होते हैं उसको बीट कर सकें, या कम से कम उस लेवल पे पहुंच सकें। देन मूविंग ऑन टू नो योर सेल्फ, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू टिप्स एंड टेक्निक। आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। प्रीवियसली मैंने जब नो योर सेल्फ की बात की थी, देन आई ओनली डिस्कस्ड अबाउट कि आपको अपने इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए, बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। टुडे आई विल एसोसिएट दिस नो योरसेल्फ विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हम इसको लिंक करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो कि पहले हमने नहीं डिस्कस की। नो योरसेल्फ से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है पहनने में, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है खाने पीने में। ठीक है, द रीजन इज के आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कौन से कपड़े आपको सूट करेंगे, कौन सा जूता आपको सूट करेगा। सूट इन द सेंस कि आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा कोई जूता तो नहीं है जो आपको चुभता रहे या बिल्कुल न्यू हो, आपने कभी पहना ही ना हो और आप उसमें बैठते वक्त भी हेजिटेट कर रहे हो कि पता नहीं ये कैसा लगेगा, या चलते वक्त भी आपको कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो। और सेम इन द वे, कौन सा ड्रेस ऐसा है जो आपको पहन के ना तो सिर्फ अच्छा लगेगा, ठीक है, और बल्कि उसके साथ आपको कंफर्ट देगा, यानी आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, रिलैक्स होके वो पहन के जा सकते हैं, वो आपको ईज देगा, आपको तंग नहीं करेगा बैठने में, खड़े होने में, किसी के सामने प्रेजेंट करने में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, और अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कितनी देर पहले उठना चाहिए। ठीक है, कि कितनी देर में आप प्रिपेयर हो सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस मतलब आपके घर से लेके सेंटर तक क्या डिस्टेंस है, और कितना टाइम आप मैनेज करके वहां पहुंच सकते हैं, कि 30 मिनट्स टू 1 आवर का लेवरेज भी हो आपके पास। आपने एग्जैक्टली टाइम पे नहीं पहुंचना, कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नो योर सेल्फ के अंदर आएंगी कि आप अपने बारे में कितना अच्छा जानते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं। देन देर आर सम थिंग्स विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि नो योर सेल्फ के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, कौन से बहुत सारी चीजें हैं। देखें आप कह सकते हैं कि मेरा नाम उस्मान है, मेरा नाम दानियाल है, ठीक है, बट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि आप कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी कास्ट क्या है। अगर आप अवान है तो कौन से अवान है, अवान होते क्या हैं। आप अगर किसी चकवाल के किसी एरिया से हैं तो वो एरिया ओवरऑल मैप में कहाँ पे आता है, पाकिस्तान के किस जगह पे आता है, उसकी कौन सी चीज़ फेमस है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके बारे में आप बताना चाहें, कोई फेमस चीज़, कोई उसके बारे में प्लस पॉइंट, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नो योर सेल्फ का पार्ट है ये। क्या आपको अपने से रिलेटेड, अपने से जो भी चीज़ें आपके साथ लिंक हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बिकॉज आई एम डिस्कसिंग अबाउट आईएसएसबी ऑल्सो, मैं आईएसएसबी के इंटरव्यू से रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ब्रॉड बात कर रहा हूँ। ऑल्दो कि इनिशियल इंटरव्यू के अंदर इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती, बट मे बी, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर होंगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर से सेंटर का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर्स के अंदर, और कौन कौन से स्टॉप्स आते हैं। ठीक है, सेम इन द वे इफ यू आर गोइंग टू आईएसएसबी, तो आपको देखें अगर आप आईएसएसबी के लिए जा रहे हैं, देन ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है कि आप घर से उठ के गुजरांवाला में, कोहाट में या कराची, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिस्टेंस है, कितना किराया लगता है, कौन कौन सी गाड़ियां जाती हैं, कौन कौन से रूट्स जाते हैं। सेम अप्लाइज टू इनिशियल, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गाड़ियां जाती हैं, कौन कौन सी रूट जाते हैं, कहाँ पे जाके गाड़ी का स्टॉप है, कितने पैसे लेती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टू योर इंटरव्यू। इनिशियल के अंदर ये चीजें कम डिस्कस होती हैं, बट आईएसएसबी के अंदर आपको इनके बारे में प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नो योर सेल्फ, आप सारी चीजों का अपना डाटा बनाएं, अपने पास पेंसिल पेपर और पेन हर टाइम रखा करें, और जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है उसको उसी कैटेगरी के अंदर लिखते जाएं। देखें, एक तो तरीका ये है कि आप पेपर पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लिखते जा रहे हैं। पहले आपको पता चला अपने एरिया के बारे में, आपने वो लिख लिया, फिर आपको पता चला अफगानिस्तान के बारे में, वो लिख लिया। ऐसा नहीं करना, आपने कैटेगरीज बनानी है। आपने अगर अपने अपने बारे में लिख रहे हैं तो सारे सवाल उसके नीचे एडजस्ट होने चाहिए, ताकि वो आपके इंट्रोडक्शन का या आपके इंटरव्यू का पार्ट बने। अगर कोई जनरल नॉलेज की डिस्कशन है तो वो जनरल नॉलेज के अंडर आनी चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, नोइंग योर सेल्फ। और यही सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या हैं, देन आपको कोई भी हायर नहीं करेगा, किसी भी कंपनी के अंदर भी हायर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी कंपनी की बात करूं तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जब भी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपने बारे में बताएं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कोई स्टूडेंट भी 2 मिनट तक नहीं पहुंचता, 2 मिनट तक कहीं भी नहीं पहुंचता। देखें, इसकी एग्जांपल अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि अगर आपसे अभी मैं कहूं कि आपको मोबाइल कौन सा अच्छा लगता है, आप कहोगे मुझे XYZ मोबाइल अच्छा लगता है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, अजान के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके, आई एम बैक। चलिए, मैं कह रहा था कि अगर अभी आपको कहा जाए कि आप को कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, तो आप एक मोबाइल का नाम बताएंगे, उस कंपनी का नाम बताएंगे। देन इफ आई आस्क दैट ये मोबाइल इसकी खसूसियात के बारे में बताएं, तो आई थिंक 2 से 3 मिनट तो कहीं भी नहीं गए मिनिमम, आप उसके बारे में इसकी तारीफें करते हुए आप अच्छा खासा गुन गाएंगे इसके। सो दिस इज ओनली अ स्मॉल कंपनी, और उसकी एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको ढेर इल्म है। ये तो अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया मोबाइल की, ऐसी कई कई प्रोडक्ट होंगे जिनके बारे में आप शायद किताबें भी लिख बैठे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट योरसेल्फ, जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको ये इस बात पे तो सबको बिलीव है कि वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अल्लाह। हम अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं, ठीक है, और उसकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। अशरफुल मखलूकात का टैग लगता है हमें। और जब हमसे अपने बारे में पूछा जाए तो हम शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं कर पाते। सो दिस इज आवर वीकनेस कि हमें अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। दैट इज़ वाई कि हम ज़िंदगी के कहीं भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है परफॉर्म करने का, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। हमें अपने प्लस का, हमें अपने माइनस का भी नहीं पता। अगर अभी आपसे कहा जाए कि आपकी खूबियाँ क्या हैं, तो 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अच्छी खूबियाँ बता नहीं सकेंगे। उसके बाद बस वही बताएंगे जो सारे बताते हैं।
ठीक है। सेम इसी तरह, ये तो खूबियों की बात है, खामियां कहने पे आ जाए तो खामियां उससे भी कम ही आप बताएंगे, वो भी आपको नहीं पता होंगी कि कहाँ कहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट्स हैं। सो इम्पोर्टेंट, नो योर सेल्फ। देन मूविंग ऑन टू ड्रेसिंग अप। ड्रेस अप इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बिल्कुल है हर लिहाज से। आपका एक फॉर्म ऑलरेडी जो डिस्कस हुआ था, डिस्कस होता है, लास्ट सेशन में भी डिस्कस हुआ था कि आपको एक फॉर्म मिलता है आईएसएसबी का, सॉरी इनिशियल टेस्ट का। मैं कोशिश करता हूँ कि उस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ ताकि हम उस फॉर्म को भी डिस्कस करें। ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं साथ साथ उस फॉर्म को ऐड करता हूँ। ओके, ड्रेसिंग अप इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इस तरह है कि आपने जो फॉर्म एक भेजा है उसको, ठीक है, जो भी इंटरव्यू होगा वो उसको इंटरव्यूअर होगा, उसको आपने एक फॉर्म भेजा है और आपने उस फॉर्म में सारा कुछ लिखा है कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन भेजी है। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल अपने माइंड में बना चुका है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसकी एक मिसाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस्मान है या दानियाल है या एहसन है, ये चकवाल के किसी गांव से ताल्लुक रखता है या मुल्तान के किसी गांव से ताल्लुक रखता है या मुल्तान से ताल्लुक रखता है। तो और इसके फादर जो हैं वो, उनकी जॉब क्या है, वो फार्मर हैं, और इसके 4 बहन भाई हैं, ये 4 लोग हैं। तो मेरी एक प्रोफाइल ऑलरेडी स्लोली स्लोली डेवलप हो रही है। तो मैंने जस्ट 3 ही चीजें शेयर की हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक प्रोफाइल डेवलप होगी है दानियाल से रिलेटेड, उस्मान से रिलेटेड, कि यार ये एक साइड एरिया से आ रहा है और इसके अबू भी खेती बाड़ी करते हैं। तो जो इसका ओवरऑल पर्सनालिटी होगी वो माइल्ड सी पर्सनालिटी होगी, ना कोई बहुत ही एलीट तरह की, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 पीस भी नहीं पहन के आया होगा, और बोलने में भी नॉर्मल होगा, ज़्यादा ना ऊपर होगा ज़्यादा या ना नीचे होगा, बिकॉज मुल्तान के किसी साइड एरिया से नहीं आ रहा, मुल्तान से आ रहा है या मेन चकवाल से आ रहा है। तो ओवरऑल जो इसकी ग्रूमिंग है वो दरमियान, और फिर किस स्कूल से पढ़ा हुआ है तो उस लिहाज से उसके बोलने का अंदाज या इंग्लिश वगैरह का भी आइडिया हो जाएगा। तो एक प्रोफाइल बन चुकी है आपकी। और अगर जब आप जैसे ही एंटर होते हैं, ड्रेस आपने जो भी पहना होता है, और जैसे भी आपने अपने बाल संवारे हैं, जैसे भी हुलिया बनाया हुआ है, और फेस जैसे भी प्रिपेयर किया हुआ है, आपके शूज जैसे हैं, वो देखते ही कंपेयर करेगा, जो माइंड में उसकी पर्सनैलिटी चल रही है वो जैसे ही देखेगा आपको, अगर तो वो पर्सनैलिटी एग्जैक्टली उस जैसी हुई, वैसे ही आप तैयार होके गए, तो उसको लगेगा, उसको कोई फीलिंग शायद ना आए। लेकिन अगर तो यकदम उसको ना चीज़ ही डिफरेंट नजर आई कि ये तो एक गांव से आ रहा था और इसने 3 पीस पहना हुआ है, टाई शाई भी लगाई हुई है, और जूते भी सही लश-पश किस्म के ऐसे पहने हुए हैं जो शादियों पे पहने जाते हैं, या तो ऑकवर्ड से जिस तरह होते हैं, आपको आइडिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो शॉक उसको लगेगा, उसको एक चीज डिफरेंट लगेगी। तो डिफरेंट लगाना नहीं है, आपने कोशिश करना है कि अपने इंटरव्यू को नॉर्मल रखें, जो आपका कल्चर है, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोशिश करें कि उसी बैकग्राउंड को आप रिप्रेजेंट करें। ओके, मैं जरा साथ जो फॉर्म है उसको भी देख लेता हूँ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ड्रेसिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है। ड्रेसिंग इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आपको पता होना चाहिए, आपके जो इंटरव्यूअर है वो जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है, आप उसके साथ एग्जैक्टली मैच करते हो। ये तो तब हुआ जब वो इंटर हुआ, लेकिन जब उससे डिस्कशन करेगा तब भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि यार ये जैसा बातें कर रहा है, जैसे बोल रहा है, इसकी पर्सनैलिटी वैसे लगती नहीं है, या इसने अपना हुलिया वैसा बनाया नहीं हुआ, या ऐसे तैयार होके नहीं आया हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लेटर ऑन ड्यूरिंग इंटरव्यू भी खुल के सामने आ जाती हैं। सो आई एम डाउनलोडिंग दिस फॉर्म फॉर यू ऑल, ताकि आप लोगों को साथ पता हो कि इंटरव्यू में ये चीज़ें भी ये फॉर्म जो जाता है उसका, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। मैं इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर देता हूँ, साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। इसमें कोई अगर इम्पोर्टेंट बात हुई तो हम साथ डिस्कस कर लेंगे। आप भी देख लें, अगर इस फॉर्म के अंदर आपको कोई बात लगती है कि डिस्कस करने वाली है या पूछने वाली है, तो आप पूछ सकते हैं। ये फॉर्म मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ इस ओनली फॉर द पर्पस के आप लोगों की गाइडेंस के लिए, और इसको किसी कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे।
जस्ट फॉर द पर्पस के स्टूडेंट की जो क्वेरीज हैं और एजुकेशन से रिलेटेड उनकी जो गाइडेंस हैं, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, सिर्फ उस पर्पस के लिए यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। ओके, मैंने इसकी कुछ शॉर्ट्स यहाँ पे लगा दिए। अब इसमें पहले मैं थोड़ी सी टिप्स एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं इस फॉर्म की तरफ आता हूँ। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सन्नाटा सा हुआ है। Okay, so pitch. Okay, this is the new point I have added in my list. पिच इम्पोर्टेंट है। पिच से मुराद कि आपकी जो आवाज है उसकी ऊंचाई निचाई और कैसे आप बात करते हैं, कितनी ऊंची आवाज में करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, तो ये सारी की सारी पिच के अंदर चीजें आएंगी कि आप आपने कोशिश करनी है कि बात ऐसे करें कि उस तक क्लियरली आवाज पहुंच जाए, ना कि ज्यादा ऊंची हो ना नीचे हो। अक्सर स्टूडेंट शाय होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका कम होता है, तो उनकी पिच बहुत ही लो होती है, यस सर मरे हुए जवाब दे रहे होते हैं। तो अगर अगर आपने इस तरह बिहेव किया, ऐसे जवाब दिए कि बिल्कुल डाउन है, तो ऑब्वियसली अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो आपको नहीं रखेंगे। आपने अपनी एनर्जी प्रॉपरली शो करनी है, पूरा आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आंसर पूरा करना है, सिर्फ यस नो के अंदर जवाब नहीं देने। इसकी एग्जांपल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्या इंटरेस्ट है, तो आप पूरा जवाब दें, सर आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड आई प्ले एज एन ऑलराउंडर। मैंने ये दो लाइनें इसलिए ऐड की हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा इसलिए ऐड की है कि कल को अगर आप जब जवाब दोगे तो आप कम से कम दो में से एक लाइन तो पूरी बोलोगे ना, तो आपको पूरा पता होना चाहिए अपने बारे में। और सिर्फ ये जवाब नहीं देना, सर कौन सी गेम अच्छी लगती है, क्रिकेट सर, ये इस तरह के जवाब नहीं चाहिए। सर आई प्ले क्रिकेट, या मैं मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है और क्रिकेट के अंदर मैं एज एन ऑलराउंडर खेलता हूँ, या मैं एज एन ओपनर खेलता हूँ, या मैं विकेट कीपर हूँ। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है आप उसको प्रॉपरली बताएं ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। सो पिच इज इम्पोर्टेंट। और अपने टोन को देखें, बात करके रिकॉर्ड करके कि आपकी आवाज़ कैसी लग रही है, और कोशिश करें कि बात करने से पहले अपना गला साफ कर लें ताकि आपको आपकी टोन में कोई थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना पैदा हो। तो गला आप बेशक साफ कर सकते हैं, और एक्सक्यूज मी के साथ अगर आपको ज़्यादा खांसी आई हुई है तो आप बेशक मुंह के ऊपर हाथ रख के और एक्सक्यूज मी कर सकते हैं, उसकी तरफ मुंह करके नहीं, अपना लेफ्ट शोल्डर की तरफ आप साइड पे मुंह करके और एक्सक्यूज मी कह के खांसी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होंगी। ठीक है, अभी अगर मैं आपको ये सारी चीजें बातों में बता दूं, आपने ये सुन तो मेरे से भी लेनी है, सुन आपने यूट्यूब से भी लेनी है, सुन आपने अपने दोस्तों से भी लेनी है, अपने बड़ों से भी लेनी है, बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और उसके लिए इंशाल्लाह हमारे सेशंस चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस सेशंस में उनको लाजमी इंक्लूड करें ताकि सबकी एक एक दो दो दफ़ा बारी आए, उनको पता हो कि वो कितने पानी में है, और अगर उनसे उनको कहा जाए कि आप किसी के सामने प्रेजेंट करें तो उनकी क्या हालत होती है। देन बी कॉन्फिडेंट, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट इसका कोई सोल्यूशन आज तक मिला नहीं है किसी को भी। बी कॉन्फिडेंट आपको हर कोई बताता है, टीचर भी बताता है, फादर मदर बहन भाई दोस्त अहबाब, खुद भी अपने आप को शायद आप कहते होंगे कॉन्फिडेंट रहना, बट कॉन्फिडेंट रहना इतना इजी नहीं है। कॉन्फिडेंट, अच्छा एक कॉन्फिडेंस रहने की एक तो टिप सबसे मेन ये है कि कॉन्फिडेंस रहने की सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप प्रिपरेशन करें। आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आप को वो कंफ्यूज ना कर सके। द सेकंड थिंग इज कि आप बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस लूज करता है जब हमने स्टेक लगाया होता है, दैट इज आई थिंक नॉर्मल है ये लाइफ के अंदर। जब आपको जिंदगी मौत की फिक्र होती है ना, जिंदगी मौत से मुराद के पास फेल, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। जब आपको डर होता है कि यार ये मेरा सवाल का जवाब गलत हुआ तो शायद मैं फेल ना हो जाऊं, तो दैट इज वाई हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज करता है। तो अगर आप अपना सब कुछ कश्तियां जला के आते हैं और आपके पास कोई नेक्स्ट
वे आउट नहीं होता, दैट देन आपका कॉन्फिडेंस लाजमी लूज करेगा। जब आप कहते हो नहीं यार मेरे से तो आगे पढ़ा भी नहीं जाता, मैंने यहाँ पे लाजमी एयरफोर्स के अंदर जाना है, मैंने तो लाजमी आर्मी के अंदर जाना है, यही मेरे जिंदगी मौत है, देन ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो। आपको उसके ऊपर इतनी उसने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं कि आप उन उम्मीदों को टूटने के डर से अपना कॉन्फिडेंस आपका शैटर होता है। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप अपने नेक्स्ट प्लान भी बना के रखें, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने अपना नेक्स्ट प्लान जिस तरह आपने जितना तैयारी के साथ और जितना दिल के साथ आर्मी ज्वाइन करने का प्लान बनाया है, इतने ही दिल के साथ आपने नेक्स्ट प्लान भी अपना माइंड के अंदर या पेपर के अंदर के ऊपर या अपने फादर मदर से डिस्कस करके रखें कि मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है। और लॉन्ग टर्म प्लान बेशक बना के रखें, यूनिवर्सिटी का, आप एजुकेशन का, और अगर आप यहाँ से पास नहीं होते तो आपके पास क्या नेक्स्ट चॉइसेस हैं। अगर आप ये काम करेंगे देन ऑफ कोर्स आप खुला डुला होकर इंटरव्यू देंगे, बिकॉज यू नो दैट इट्स ओके। अगर ये वाला दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद किया हुआ है मेरे लिए, तो आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, अल्लाह ने और भी बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आज आपने यही टास्क करना है घर बैठ के, कि ये वन डे का टास्क तो है नहीं कि आज मैं आपको कहूँ और आज ही आप कंप्लीट कर लें। टेक योर टाइम, महीना लगाएं, 2 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्टरनेटिव क्या है, आपका वे आउट क्या है, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और प्लान एक्स प्लान वाई की जो बात होती है कि आपके पास प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी का आपके पास ऑलरेडी प्लान बी होना चाहिए। सेम आईएसएसबी के अंदर भी आपको यही सिखाया जाता है। आपको जो टास्क दिए जाते हैं वो आपसे चेक किया जाता है, उसके मुख्तलिफ वेज होते हैं उन टास्क को करने के लिए, और अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो देखा जाता है कि अब ये किस प्लान की तरफ जाता है। तो आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है। लाइफ के अंदर भी अगर आप का कोई प्लान फेल हो गया या आपका कोई प्लान काम नहीं कर रहा, तो आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है ये एग्जिट स्ट्रेटेजी। हम लोग चीज़ों को गले लगा लेते हैं, और जब वो फिर हमसे जुदा होती हैं तो फिर हमें तकलीफ भी होती है, और फिर हमारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी लूज करता है, हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीजें उसके साथ डिस्टर्ब होती हैं। तो लाइफ के अंदर हमेशा आपके पास सेकंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से अगर फेल करते हैं तो आप इस तरफ टर्न ले लेंगे, अगर वहां से वो दरवाजा बंद है तो आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे। तो ये टर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें घर के अंदर। अगर आप इस माइंडसेट के से जाएंगे कि आप को अगर उन्होंने फेल कर दिया, पास ना हुए, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो आप खुल डुल के आप उसको इंटरव्यू करेंगे। इवन वो आपकी बेइज्जती भी कर रहा होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, और इससे मैं सीख रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको जिंदगी मौत का बना के जाएंगे कि ये मेरे लिए आखिरी है, बस इसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, और 99% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं कि उनके पास ये लास्ट चॉइस होती है। ऑल दो कि अल्लाह ताला देखें, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लाखों, और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उन्होंने इसी के अंदर जाना है, फोर्सेस के अंदर ही जाना है, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं होता, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ओनली थोड़े से कुछ 100 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो रह जाते हैं क्या उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? जिंदगी उसी तरह चलती रहती है। बस हमने अपना माइंड सेट बनाया होता है, तो यही माइंड सेट आप फेलियर से पहले बना लें तो शायद आप फेलियर से बच जाएं। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट टिप टू बी कॉन्फिडेंट, कि आपके पास एक अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस मुंह बनाया हो, प्लान किया हुआ है। आपको उस प्लान पे से प्यार होना चाहिए, उसको उस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जितना आप एसएसबी में या एयरफोर्स में या नेवी में, आर्मी में जाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना ही दिल के साथ वो प्लान भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, ओके, देन बी ट्रू, जो कुछ बताना है सच बताना है। ये ही कॉन्फिडेंस का एक और टिप है, कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड करने की। अगर आप झूठ बोलेंगे तो अल्टीमेटली वो झूठ पकड़ा भी जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी पकड़ा जाता तो नेक्स्ट इंटरव्यू का रिजल्ट आने तक या आगे कहीं भी जाने तक, नेक्स्ट स्टेज तक,
आपको उस झूठ ने ना कहीं का नहीं छोड़ना। आप रात को सोते वक्त भी उसी झूठ के बारे में सोच रहे होंगे। ये तो चले इंटरव्यू के बाद की बात है। अगर इंटरव्यू के बाद वो इतनी टेंशन देता है तो इंटरव्यू के दौरान आपके साथ क्या होगी? अगर आपने कोई झूठ बोला या कोई चीज छुपाई और आपके माइंड में या दिल में चोर हुआ, देन आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसने आपके इंटरव्यू को कितना डिस्टर्ब करना है। देन इम्पोर्टेंट बात ट्रू के साथ वो ये है कि हमारे ईमान का पार्ट है कि आप झूठ बोलेंगे और फिर उस झूठ के साथ क्या जॉब लेनी है। अल्लाह ताला को राजी करें तो अल्लाह ताला वैसे ही उसने प्लान में लिखा हुआ है कि आपके साथ क्या होना है, तो वो झूठ से भी मिलेगा और सच से भी मिलेगा। बस अल्लाह ने आपको रास्ता दिखा दिया कि ये झूठा रास्ता है, ये सच्चा रास्ता है। अल्टीमेटली गोल आपको उसने डिसाइड किया हुआ है कि आपको क्या मिलना है। तो बेहतर है कि उसी को अच्छे तरीके से लें, सच बोलें और फिर कॉन्फिडेंस रहें खुद के, यार मैंने कम से कम झूठ बोल के ये सीट हासिल नहीं की या मैं किसी को धोखा नहीं दिया। सो बी ट्रू, देन सिट प्रॉपरली। देयर आर लॉट ऑफ टिप्स कि आप कैसे बैठें, कैसे उठें। सो जनरली मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ। उसमें जनरली टिप्स ऐसी हैं कि सबसे पहले आपने दरवाज़ा नॉक करना है। अगर तो दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन है या किसी ने आपको अंदर बुलाया है और वो ऑलरेडी सामने खड़ा हुआ है या जिस तरह से बुलाया दरवाज़ा ओपन है, देन नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ अगर दरवाज़ा बंद है तो नॉक करें और नॉक करने के बाद वेट नहीं करना, बिकॉज आपको ऑलरेडी कॉल किया जाएगा कि आप अंदर आ सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि पहले इंस्ट्रक्शंस। आई विल शेयर अ पिक्चर काशिफ, इसका एक कमेंट है, आई विल शेयर पिक्चर। अच्छा, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि पहला स्टूडेंट निकलेगा तो नेक्स्ट स्टूडेंट ने इंटर होना है, तो आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। आप जाएं, नॉक करें, नॉक स्लोली लाइक दिस, एक दो दफा नॉक, एक दफा मींस एक दफा नॉक करने से मुराद के लाइक दिस, बार बार नहीं, बस तीन दफा या दो दफा नॉक करें, थोड़ा लाउड। बिकॉज अगर आप पहली दफा नॉक करेंगे और वो स्लो नॉक हुआ तो आप शक में पड़ेंगे शायद दोबारा करना पड़े। तो उस दोबारा से बचने के लिए पहली दफा ही अच्छा सा नॉक करें विद वन फिंगर या नेल्स, हाथ से नहीं, नेल से, या एक जो फिंगर से नॉक होता है वो आप उसको नॉक करें। नॉक करने के बाद आपने डायरेक्ट दरवाजा खोल के फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट से मुराद कि आपने दरवाजा खोल के उसको फेस आपका शो होना चाहिए। आप फेस शो करते वक्त आप उसको कहें सर मे आई कम इन, या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप उर्दू में कॉन्फिडेंट हैं तो उर्दू में, अदरवाइज इंग्लिश में आप उससे कहें कि मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर वो कहता है कि ओके जेंटलमैन कम इन, या जो भी हाथ से इशारा करता है या फेस से इशारा करता है, वट एवर, आप इन हो और दरवाजे को प्रॉपरली क्लोज करें। दरवाजे को पकड़ के रखना है, उसका जो लॉक है ना, आपने उसको पकड़ के आपने छोड़ना है, एंड तक उसको क्लोज करना है। अगर आप उसको छोड़ देंगे, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली बंद होते हैं और फिर वो बड़े जोर की आवाज देते हैं आपने, या फिर खुला रह जाएगा, ऐसा नहीं करना। अगर वो दरवाजा बंद था तो आपने उसको बंद करके आना है। अगर ऑलरेडी खुला हुआ है, ऑब्वियसली नहीं होता, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तो दरवाजा बंद ही होता है, तो आप उसको प्रॉपरली बंद करें ताकि वॉइस पैदा ना हो। देन नो इशू, आप अगर मोड़ के भी दरवाजा बंद करते हैं ना तो कोई इशू नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन दरवाजा प्रॉपरली बंद करें। बंद करने के बाद आप कुर्सी के पास जाके खड़े हों चलते हुए, और कुर्सी के पास जाके आप उससे पूछ सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भी कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं बैठ सकता हूँ। अगर तो वो कहता है कि बैठ जाएं, देन आप, अच्छा ये राइट साइड से आपने खड़े होना है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि कहाँ से इन होना। देखें, अगर आप राइट साइड से इन होंगे ना, तो अगर कुर्सी आगे पड़ी हुई है टेबल के नीचे, तो आपको पीछे करने में आसानी नहीं होती, क्योंकि आपका राइट हैंड जो है ना कुर्सी के बैक से पकड़ा जाएगा और लेफ्ट हैंड कुर्सी को आगे से पकड़ के आराम से आप पीछे ला सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए फिर कुर्सी को पीछे करते हुए ना, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो मुश्किल होता है। तो बस सिर्फ माइंड में रखें कि राइट साइड पे इसलिए खड़े होते हैं कि पीछे करनी पड़ जाए तो आप इजीली उसको पीछे कर सकें बगैर वॉइस के साथ। उसको ड्रैग किए बगैर, उसको घसीट के नहीं लाना, उसको उठाएं स्लोली और आराम से पीछे रख के उस पर बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ जाएं और बैठ के कमर पे टेक लगा के आपने, स्टूडेंट ने मैसेज किया कि कैसे बैठना है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आपने बैठ के, बैठने के बाद, प्रॉपरली बैठने के बाद, रिलैक्स होके बैठने के बाद आप उसको कहें थैंक यू सर। अगर वो कहता है ना बैठ जाए तो डायरेक्ट थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट उसको बैठने के बाद आराम से कह सकते हैं कि थैंक यू, लेट मी शेयर अ पिक्चर ऑफ समवन सिटिंग। ओके, मैसेज आया है सैयद हसन का कि मैं शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सबको लेटर ऑन मैं आपको मौका दूंगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। लेट मी फाइंड सम पिक्चर फॉर यू। इम्पोर्टेंटली आजकल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर हो रहे हैं, सबको पता है और सबका ये दर्द सर बना हुआ है। तो इंशाल्लाह दर्द सर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इंटरव्यू। अभी स्टूडेंट रिसेंटली हमारे पास हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो उनसे भी आपके एक्सपीरियंस करवाएंगे। इतनी कोई हाई फाई इंग्लिश किसी की भी नहीं थी और वो पास हुए हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बात करते हैं तो बस सिर्फ अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें, बाकी आप पास हो जाएंगे। सो अगर आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर, अगर आ रही है तो यस कहें सामने। पिक्चर नजर आ रही है सबको? यस, ओके। सो इसमें देखें जो लड़का बैठा हुआ है और जो लड़की भी बैठी हुई है, इनकी जो कमर है एग्जैक्टली स्ट्रेट है, पीछे कमर आपकी ना जो सीट की बैक है उसके साथ टच हो रही है। सो दिस इज सिटिंग पोजीशन। और इसमें जो आपकी हिप है वो आपकी कमर की सीध में नीचे आएगी। दैट मीन्स कि आपकी जो हिप है वो भी बैक पीछे टच कर रही होगी। तब आप कंफर्टेबल फील करेंगे और एक्टिव नजर आएंगे। ठीक है, एक्टिव बैठे हुए नजर आएंगे। आपके हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए जो अभी ये नजर आ रही है, गोद के अंदर। ठीक है, बिकॉज आप टेबल से थोड़े दूर बैठे होते हैं तो ये गोद के अंदर आपकी ये पोजीशन बनेगी। ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर अगेन, कि इस तरह आपने बैक और आपके हाथ की पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और आपकी जो फीट्स हैं, दोनों पाँव हैं, वो बिल्कुल इसी पोजीशन में होंगे। क्रॉस लेग्स के साथ नहीं बैठना। अगर आप दूर बैठे हों क्रॉस लेग्स बहुत बुरे लगते हैं। टेबल के नीचे अगर बैठे हों तो मतलब टेबल के साथ बैठे हों तो टेबल के नीचे वो छुप जाते हैं, फिर इतना इशू नहीं होता। बट अगर आप ऑब्वियसली दूर बैठे होंगे बिकॉज उन्होंने आपको पूरा देखना होता है, तो आप क्रॉस लेग्स के साथ नहीं, फ्रंट में थोड़ी सी टांगे थोड़ी चौड़ी करके, बिकॉज अगर आप क्लोज रखेंगे तब भी आपको इशू होगा, बाद में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सो दिस इज द पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। तो ये अब ये है कि टिप आपको दे दी बैठने की। देन सिटिंग प्रॉपरली, देन सल्यूट। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बैठते कैसे हैं और उठते कैसे हैं। बैठने तक का आपको बता दिया। इस तरह एग्जैक्टली इस पोजीशन में आके आपने उसको कहना थैंक यू सर। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। जब तक आप उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, वो आपसे शायद बात नहीं करेगा या वेट करेगा आपका थोड़ा सा। तो आप कोशिश करें थोड़ा जल्दी बैठ के रिलैक्स हो के आप उसको कहें थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं थैंक यू कहने से। ये एक फायदा हो जाएगा आपको, कि बजाय इसके कि वो वेट करे आपका, आपने उसको खुद ही इंटीमेशन दे दिया कि अब आप मेरे से बात कर सकते हैं या इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये चीज़ें मेरे ख्याल में सैल्यूटेशन ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन थी, लेकिन अब शायद दूर हो चुकी हो। कि आपने मैंने अभी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आप ने हाँ, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपने हाथ नहीं मिलाने, अनटिल और अनलेस वो हाथ ना मिलाएं तो आप उनसे शेक हैंड ना करें। नॉर्मली भी अभी आजकल तो शायद कोविड है, वायरस की वजह से भी हाथ मिलाना अगर शेक हैंड करना अलाउ नहीं है। लेकिन नॉर्मली भी अगर नॉर्मल इंटरव्यूज हो, नॉर्मल डेज हो, तब भी आपने जब तक वो आपके साथ हाथ ना मिलाया आपने अपना हाथ आगे नहीं करना। वर्बली आप कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई सिट, और उसके बाद बैठने के बाद थैंक यू सर। सेम इन द वे जब आप का इंटरव्यू खत्म होगा तो कुर्सी जहाँ पे पड़ी हुई थी, फॉर एग्जांपल कुर्सी आपकी पहले से फिक्स थी, ऑलरेडी टेबल के नीचे पड़ी हुई थी, तो आपने टेबल के नीचे वापस रख के जानी है और लेफ्ट राइट साइड से उठना है। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप लेफ्ट साइड से निकलें और आराम से बाहर चले जाएं। और जब बाहर जाते वक्त आपका जो दरवाज़ा है वो आपने उसी तरह बंद, पहले बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा बंद करें और दरवाज़ा आराम से पीछे लेके जाके बंद करके, ताकि आवाज़ उसकी पैदा ना हो।
ओके, देन मूविंग ऑन टू एंट्री एंड सीट ऑलरेडी डन। बी स्पेसिफिक, जैसा जो सवाल पूछा जाए उसकी डिस्कशन करें। अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ इंटरव्यूअर जो है ना फ्रैंक हो जाता है, वो कोशिश करता है आपके साथ फ्रैंक होता है, बट माइंड में रखें वट एवर इंटरव्यूअर इज डूइंग, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका मेन पर्पज सिर्फ ये है कि आपके अंदर से खामी निकाली जाए। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ एंजॉय कर रहा है, वो आपके साथ दोस्त बनना चाह रहा है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कोई प्लान कर रहा है, वो आपके इलाके का निकल आया है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट के साथ ये ऐसा होता है, इन्होंने इतने इंटरव्यूज किए होते हैं, इतने इंटरव्यूज किए होते हैं कि इनको हर चीज का पता होता है। इनको अच्छी मूवीज का पता होता है, इनको आपके इलाके का पता होगा, इनको आपके इलाके की अच्छी पर्सनालिटीज का पता होगा, इनको आपके शायद कोई करीबी रिश्तेदार का भी पता हो। तो इन्होंने इतने इंटरव्यूज किए होते हैं, इनको मोटी मोटी सारी चीजों का पता होता है। तो ये आपके साथ किसी टॉपिक पे भी बड़े अच्छे तरीके से फ्रैंक हो सकते हैं, और आपको ऐसा फील होगा कि यार इसको तो सारी बातें पता है, शायद ये मेरा रिश्तेदार है या ये मुझे जानता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके आपके साथ फ्रैंक होने का सिर्फ एक पर्पज है कि आपके साथ आपसे मजीद इंफॉर्मेशन निकाल के कोई ऐसी नेगेटिव बात निकाली जाए जिसके ऊपर आपको असेस किया जाए। तो इम्पोर्टेंट है आप उसके साथ फ्रैंक हो, रिलैक्स हो, कि आप अगर वैसा गपशप लगाना चाह रहा है तो टू द पॉइंट उसके साथ हंसी मजाक के साथ आप उसके साथ डिस्कशन करें, बट एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ज्यादा। मोटी मोटी अगर वो बातें पूछता है तो मोटी मोटी ही जवाब दें, उसको एक्सप्लेन करने की या उस पर स्टोरियां सुनाने की हरगिज जरूरत नहीं है। माइंड में यही रखना है कि ये बंदा सिर्फ बैठा ही इसी पर्पज के लिए हुआ है कि किसी तरीके से आपको फेल करे। तो इसीलिए आपने हर जगह पे अपने अपना माइंड जो है ना एक्टिव रखना है। देन इमोशंस, इमोशंस, एक तो ये स्टोरी सुना के आपके साथ फ्रैंक होने की, दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, और कोई ना कोई फ्लॉ निकालने की कोशिश करेगा। सेकंड इज टू मेक यू इमोशनल। अगर आपको या तो आपको कोई दुखी बात बताएगा, या फिर आपको कोई आईएसएसबी के इंटरव्यूज के अंदर ये नॉर्मली होता है कि या आपको कोई बहुत ही खुशी वाली बात बताएगा, या फिर आपको बहुत ही कोई दुखी बात बताएगा, या फिर कोई ऐसा बिहेव करेगा जिससे आपको गुस्सा आएगा, एंग्री एंग्री एंगर आपको फील होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ऐसा आपके साथ एक्टिविटी होती है, अगर ऐसा वो आपके साथ बिहेव करने की कोशिश करता है, तो आपने उसी तरह इमोशंस शो करने हैं बट विद इन लिमिट। आपने उसको शो करना है कि आपको दुख हुआ है किसी बात पे। अगर आपसे कोई खुशी की बात करता है तो आपने स्माइलिंग फेस के साथ उसको रिस्पांस देना है। और अगर इसी तरह आपसे कोई गुस्से वाली बात करता है तो आपके चेहरे पे जो तब्दीलियां आती हैं वो आनी चाहिए, पता होना चाहिए उसको कि जान वाला बंदा है, इसको हर चीज का एहसास है। तो एहसास वाला इंसान होना चाहिए। देन बी पॉजिटिव फ्रॉम द स्टार्ट, अभी से लेके आपकी लाइफ खत्म होने तक। ये तो ओवरऑल फॉर द लाइफ टिप है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज से बेशक आप स्टार्ट कर लें, टिल द लास्ट डे आपको पॉजिटिव रहना सीखें हर चीज के बारे में। देखें अल्हम्दुलिल्लाह भी हम मोस्टली सारे मुसलमान हैं हम लोग, और अल्लाह पे बिलीव है। जब अल्लाह पे बिलीव है तो दैट मीन्स के सिर्फ माइंड में एक बात रखें, एक प्लान आपने बनाया हुआ है, एक प्लान अल्लाह का है, और अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह से अच्छा कोई प्लान करने वाला है ही नहीं। तो अल्लाह से अच्छा अगर प्लान करने वाला है ही नहीं, तो उसने आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ है। आप अपनी एफर्ट्स पूरी लगाएं, और देन वेट फॉर द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आता है एट द एंड आंखें बंद करके कहें अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, और देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे चलें। यही टिप है। और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही सिखाते हैं कि आपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगानी है। और बस ये आपको कॉन्फिडेंस में हर जगह कहीं भी पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर आपने अल्लाह पे पूरा यकीन रख लिया, देन आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लीव विद इम्प्रेशन, ये सारी बातें अगर आपने की ऊपर जितनी भी हमने एक्सप्लेन की हैं, तो ऑब्वियसली एट द एंड यू विल विन, इंशाल्लाह यू विल विन। और आप एक विनिंग ही एक्सप्रेशन इंप्रेशन वहां से लेके जाएंगे। और जो भी रिजल्ट आता है एट द एंड, आई थिंक आपने ही विन किए। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है, जो भी रिजल्ट आता है, आई थिंक कि लर्निंग होती है, और लर्निंग इतना आसान नहीं है। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए, इंटरव्यू के लेवल तक, तो ये भी एक अचीवमेंट है। इसको भी अचीवमेंट समझ के और आगे मूव करने की कोशिश करें। बस यही माइंड में रखें कि अगर इंसान को कोई झटका लगता है ना, तो किसी बेहतरी के लिए लगता है। तो हमें भी ज़िंदगी में काफ़ी झटके लगे हैं, तो हमेशा यही सीखा है कि हर झटके के बाद ना अल्लाह ताला आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो उम्मीद अच्छी लगाओ। और अगर कोई झटका लगता है, आप कहीं फेल होते हैं, देन वेट फॉर अनदर डोर कि अल्लाह ताला कोई और रास्ता खोलेगा।
तो बस यही एतमाद लेके इंशाल्लाह ये सारी जो अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और जो लाइव हैं और जो बाकी इसको सुनेंगे उनके लिए सिर्फ एक ही टिप है कि भरोसा रखें खुद के ऊपर, बी पॉजिटिव, हर मौके पे बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना। जो भी रिजल्ट आते हैं बस उस पर तवक्कुल करके और आगे की तरफ जाने की कोशिश करें, रुकने की जरूरत नहीं है। ओके देन दिस इज इंटरव्यू फॉर्म। ये फॉर्म आपसे आजकल फिल करवाया जा रहा है मोस्टली देखने में तो आई थिंक इस स्लाइड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए, और जो भी चीज़ें हैं सारी मेरे ख्याल में नॉर्मल हैं और आपको पता है। हाइट, वेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, रिलीजन, सेक्ट, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो ये सारी प्रोफाइल की चीज़ें हैं, बायोडाटा से रिलेटेड हैं। फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये 12वें नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस लेके आएगा। उसने आपसे ये बात पूछी है अगर, तो इसमें आपसे ढेर सारे सवाल भी होंगे। तो आप कोशिश करें, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, तो वो आपसे मैथ के क्वेश्चंस करेगा, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको रैपिड रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स लिखते हैं, अगर आप उर्दू सोशल स्टडीज लिखते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। देन फेवरेट स्कूल, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फेवरेट स्कूल कौन सा है। अब अगर आप जो भी मेंशन करेंगे फेवरेट स्कूल या कॉलेज, आपको उसके बारे में मोस्टली चीज़ों का पता होना चाहिए कि उसमें कितने टीचर्स हैं, कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, वो स्कूल की रैंकिंग क्या है, वो स्कूल किस वजह से फेमस है, किस इलाके में है, उसका प्रिंसिपल कौन है, और उसका पहले प्रिंसिपल कौन था, मोटी मोटी और उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन सी लैब अवेलेबल है। तो मोटी मोटी फेवरेट स्कूल के बारे में ये लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में आप बता सकते हैं। जिस स्कूल के बारे में आप अच्छा बता सकते हैं दैट इज़ योर फेवरेट स्कूल, और जिस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छा जवाब दे सकते हैं दैट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। इसकी सिर्फ यही इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने लिख दिया कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें आपके सवाल गलत हुए, देन ऑफ कोर्स आप फेल कर जाएंगे। आप खुद उसको कह रहे हैं कि मेरा ये फेवरेट है और खुद ही उसके जवाब नहीं दे पा रहे, देन ऑफ कोर्स कि आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठा बंदा उनको नहीं चाहिए। देन एनी अदर थिंग, फेवरेट सब्जेक्ट, डन। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड वो आपका पर्सनैलिटी पहले से मैच भी कर चुका होगा और आपसे फिर उसी लिहाज से क्वेश्चंस भी करेगा। अगर आपके जितने मार्क्स हैं वो उतने ही एक्सपेक्ट करेगा। अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए, उसको नॉलेज वाले क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होने चाहिए। अगर किसी के मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, तो उसकी अल्टरनेटिव कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। आज ज़्यादातर मेरे जो सेशन है वो टिप्स की तरफ चला गया, बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, आपसे शेयर कर दूं, फिर नेक्स्ट सेशन में शायद याद रहे ना रहे। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, आपने सब्जेक्ट पे बहुत जोर देना है। और अगर आपको मार्क्स कम है तो अल्टरनेटिव कोई आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी कोई स्पोर्ट्स होनी चाहिए, आपकी कोई अच्छी हॉबी होनी चाहिए, और फिर उसका नॉलेज होना चाहिए या उसमें अचीवमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के लिहाज से आपने कहीं ना कहीं कोई मेडल लिया हो, कोई टूर्नामेंट जीता हो, कोई किसी कॉलेज को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो, तो ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होनी चाहिए अगर आपके मार्क्स कम है। और अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी बात पे आपने फोकस करना है। देन अगर आपके मार्क्स कम है और आपके पास कोई जॉब है अल्टरनेटिव, आप कोई काम करते हैं, तो वो भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है कि आपके मार्क्स इसलिए कम आए कि आपका फोकस तो जो था वो डिवाइड हुआ था, आप जॉब भी करते थे। बट दे विल आस्क कि आप जॉब कब करते थे। अगर तो आप जॉब अभी शुरू किया और मार्क्स पहले से कम है तो फिर गड़बड़ होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्म में लिखने से पहले 1000 दफ़ा सोचनी है कि आप क्या लिख रहे हैं। डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ, हमारे साथ डिस्कस करें, किसी टीचर के साथ डिस्कस करें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट इसको जल्दी से फिल कर देते हैं, एक तो उनको खुशी चढ़ी होती है कि फॉर्म फिल कर रहा हूँ, दूसरा ये कि उन्हें पता होता है कि यार ये तो बायोडाटा फॉर्म है, ये तो मुझे ऐसे ही कर दूंगा, बट ऐसे नहीं है।
देन आप जो यहाँ पे हाइट मेंशन करेंगे वो हाइट वेट आपको याद होना चाहिए, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो चीजें इसमें लिखेंगे आपको वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। देन प्लेसेस लिव्ड एंड विजिटेड, अच्छा ये भी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने ऐड किया हुआ है कि आप, अच्छा इसमें आप जो कुछ लिखेंगे आप हरगिज ये ना सोचें कि ये फॉर्म है, ये आपका इंटरव्यू है। आधा इंटरव्यू आप ऑलरेडी दे चुके हैं ये फॉर्म जमा करवा के, तो आपने इसको बड़े केयरफुल अंदाज में, सिर्फ ये फॉर्म भरने वाली चीज नहीं करनी कि बस इसको फिल करके आता, मैं यहाँ भी गया था, वहां भी गया था, यहाँ भी गया था, वहां भी गया था, एट द एंड यहाँ वहां से ना बड़ी चीजें खराब हो जाएंगी। तो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, और जिसके बारे में आपके पास जवाब हो कि आप वहाँ क्यों गए थे, ठीक है, और जवाब एक सॉलिड रीजन हो, तो फिर तो ठीक है। तो आप यहाँ पे वो मेंशन करें, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए नहीं पूछे गए, पूछ रहे कि आपसे पूछा जाए। देखिए ना, आपसे इंटरव्यू का उसके सवाल हैं, आपके इंटरव्यू के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे एजुकेशन स्पोर्ट्स के बारे में पूछें, ये क्या बात है सडनली पूछ लिया कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। इट मीन्स दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इससे बहुत सारी चीजें वो आप निकालेंगे कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बड़े गौर से आपने इसको फिल करना है, खाली कोई भी जगह नहीं छोड़नी, माइंड में रखिएगा। कोशिश करें कि खाली कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, खाली छोड़ने से ना वो कहेंगे कि ये कोई चीज़ छुपा रहा है। तो कोशिश करें कि उसको मैक्सिमम फिल करके देन कुछ जॉब, एक फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है वो मिसिंग है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सेकंड पार्ट है इस फॉर्म का। ये फॉर्म आपको मिलेगा शायद, मेरे ख्याल दानियाल, अगर उन्होंने अभी आपको फॉर्म रिसीव नहीं हुआ तो शायद वो आपसे उस टाइम पे जब आप जाएंगे, बिकॉज आई थिंक आप अवेलेबल नहीं है अभी, तो आपको वो तब दे देंगे फिल करने के लिए शायद। तो ये फॉर्म अभी आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, आपको पहले से प्रिपेयर कर लें। It was just a form with basics. मोतसिम, इट इज जस्ट नॉट अ फॉर्म। अगर बेसिक्स के लिए है तो वो ऑलरेडी आपसे बहुत सारा डाटा ले चुके हैं, तो बेसिक्स नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स के अंदर से ही ना निकाल के वो आपका इंटरव्यू कर चुके हैं आधा, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो आपने इसको सीरियस लेना है। जॉब एम्प्लॉयमेंट इफ एनी अगर है तो कर दें। हॉबीज इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके इंटरव्यू सेक्शंस के अंदर कि हॉबीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी हॉबीज आपकी, जो हॉबीज हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उस हॉबी के बारे में लेटर ऑन हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं, मजीद उस पर रहनुमाई के लिए, रोशनी के लिए। एनी अचीवमेंट, मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स खाली नहीं जाने चाहिए, एक्सेप्ट ये जो जॉब वाला पॉइंट है, ये आप में से काफ़ी लोग नहीं कर रहे होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इस लेवल पे जॉब इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। तो आप इसके अलावा अगर तो कर सकते हैं तो इसको फिल कर दें, अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, बट हॉबीज एंड अचीवमेंट्स आप मेंशन लाजमी करें, लाजमी। अचीवमेंट, प्राइज, अवार्ड, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट हैं जो कि आपको अचीवमेंट लगती नहीं है। अगर आपने कोई टूर्नामेंट जीता है लोकल लेवल पे कि कहीं पे किसी स्कूल के साथ गए थे, आप उसको अचीवमेंट बना के पेश जरूर करें। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो कोई सोचें कहीं बचपन में, कहीं बचपन तो नहीं, खैर रिसेंटली अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई ना कोई अचीवमेंट निकाल के यहाँ पे लिखें। इंटर्नशिप जॉब काउंट तो नहीं होती, बट आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के, उसके आगे लिख सकते हैं इंटर्नशिप, ठीक है, बिकॉज इंक्लूडिंग इनकम आप उसके अंदर मेंशन कर दें। देखिए खाली छोड़ने से बेहतर है कि आप इंटर्नशिप मेंशन कर दें, बिकॉज इंटर्नशिप इज पार्ट ऑफ लाइक एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है जॉब से रिलेटेड, तो आप मेंशन कर दें। नॉन इनकम आगे लिख दीजिएगा कि वॉलंटियर था या एक्सपीरियंस के लिए था या सर्टिफिकेशन के, दैट इज ओके, नो इशू। देन फैमिली इंफॉर्मेशन, बट अगर आपके पास उसके पास सर्टिफिकेट है तो एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। देन फैमिली इंफॉर्मेशन, फादर के बारे में पूछा जा रहा है आपको, फिर ये अभी अभी तो आप जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये
उनके आईडी कार्ड से देख के आप फिल कर लेंगे, लेकिन आपको इसका रट्टा होना चाहिए, आपने रट्टा मारा होना चाहिए इसके बारे में। लेटर ऑन अगर आपसे पूछते हैं आपके अब्बू की क्या एज है, ईयर्स कितने हैं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन, या फिर कब पैदा हुए, तो आपको पता होना चाहिए। मंथली इनकम एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। देन फर्दर ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई डिस्कस्ड ऑलरेडी इन लास्ट लेक्चर के फादर के ऑक्यूपेशन की इची बीची का पता होना चाहिए, मोटी मोटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या करते हैं आजकल, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज़ें आजकल मसले मसाइल कौन से हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अबू को परेशान करते हैं। जनरली अबू डिस्कस करते होंगे घर आके कि आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, या फिर अगर फार्मर हैं तो डिस्कस करते होंगे कि यार इसका सीज़न आ रहा है, आज बारिशें हो रही हैं, कटाई में मसला आ रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको फादर के ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। देन मदर ऑक्यूपेशन अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हाउस जॉब, हाउस वाइफ सॉरी। देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें कोशिश करें, वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि सिस्टर्स फ्रॉम एल्डेस्ट टू यंगर, ऐड द डिटेल्स एंड फ्रॉम एल्डेस्ट टू यंगर, सबसे बड़े से शुरू करें और अपना भी बीच में मेंशन करना है, इंक्लूडिंग स्टेप इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो इसमें मेंशन है कि आपने अपने आप को भी दरमियान में फिट करना है जहाँ पे आपका नंबर आता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस तरह करके आपने उनका नाम, देन जेंडर, एज, मैरिड हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जो उनका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इधर मेंशन नहीं करनी, आपने याद होनी चाहिए आपको, और अपने हाथ से ये फॉर्म फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने हाथ से फिल करना है। देन दैट इज ऑल फॉर दिस, आई थिंक सो सेशन काफ़ी लंबा हो गया, तो हम लाइव इंटरव्यूज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में लेंगे। अभी एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो कह रहा था कि कौन, सैयद हसन कह रहे थे मैंने कुछ डिस्कशन करनी है, स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो इस क्लास में हम इनका एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं ताकि जो उनके पास कोई नॉलेज है हमारे साथ शेयर करने के लिए वो ये शेयर कर सकें। ओके हसन, मैं आपका जो माइक है वो ऑन करता हूँ ताकि आप साथ कोई गपशप लगा सकें। सैयद हसन, ओके हसन, यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बात शेयर करनी थी कि कुछ लड़के जो है ना ग्रुप में पूछ रहे थे ना एक्सपीरियंस मुतालिक। तो इसमें ये था कि ये फ़ायदा उनको मिलेगा कि जिस सेंटर में उनका है इंटरव्यू, बेहतर तो ये है कि उस सेंटर का इंटरव्यू मतलब जहाँ पे है उनका, अगर किसी ने दिया हुआ है तो उन्हीं से पूछ लें एक्सपीरियंस, तो फ़ायदा हो जाएगा ना। क्योंकि जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया है मुझसे तो इंट्रोडक्शन का पूछा सर, और ये पूछा कि मैं मतलब मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से हूँ। तो मैंने ये बताया था कि मैं चश्मा से हूँ ना। तो चश्मा में जब मैंने बताया तो मैं यहाँ का हूँ, तो इंटरव्यू इन्होंने लिया था ना मुझसे। जी सर। आपका, कुछ दिन पहले मैंने लाइव इंटरव्यू लिया था शायद। जी सर, एक दिन पहले मतलब उसको लिया था, 6 को लिया था सर। अच्छा, तो आप पास हो 6 जून को गए। आपने लिया था। जी सर। मैंने कहा माशाल्लाह आप फिर पास हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, SSB फॉर्म था वो भी जमा करवा दिया सर। अच्छा माशाल्लाह, चलें, गुड हो गया, गुड हो गया, अच्छी न्यूज़ है। तो ये था कि मतलब मुझसे जनरल नॉलेज जो पूछा ना सर इंट्रोडक्शन के बाद, अ, वो उन्होंने टोटली सारा मुझसे मेरे करंट लिविंग जो लोकेशन है मतलब चश्मा की, वहीं से पूछा इन्होंने। और मेरे डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक पूछा कि मैं मतलब हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहाँ, उससे मुतालिक पूछा सर। फिर ये पूछा कि जो चश्मा बैराज है उसको कौन सा बैराज जो है ना वो पानी देता है, चश्मा कब इन्वेंट हुआ था, बैराज क्या चीज़ है। ये पूछा था कि आप अपने क्या कर रहे हैं करंट। और ये मुझसे सर सवाल पूछा था अक्सर, पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी ना, कि आपके मार्क्स भी इतने कम हैं और आपकी कोई मुझे क्वालिटी भी खास नज़र नहीं आई, तो मैं आपको कैसे सिलेक्ट कर लूँ ना। तो इसका जवाब मैंने इंग्लिश में दिया था, तो मैंने कहा था कि आर्मी जो है ना सर, किसी के अगर कम मार्क्स हैं तो आर्मी
ये नहीं देखती कि किसी के कम मार्क्स हैं तो उसको नहीं लेना, किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको ले लेना है। अगर ये आर्मी करती कि किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं उसी को लेना है तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। ये मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल को इंग्लिश में बोला था बिल्कुल सामने उनके, कि आर्मी ने अपने स्टैंडर्ड्स और कुछ क्वालिटी उन्होंने रखे हुए हैं। जो लड़का सर बेशक लाइक हो या कम मार्क्स वाला हो, जो भी पूरा उतरते सर वो आर्मी जाना उसको सिलेक्ट कर लेती है। तो ये था। और ये सवाल लाजमी पूछते हैं अगर किसी की दाढ़ी है तो कहते हैं कि मुझे पूछा था कि आपकी दाढ़ी सच्ची मतलब आपने शुरू से रखी हुई है या आपने भी आके रखी है। तो मैंने जवाब दिया कि मेरी शुरू से है। तो दूसरा सवाल उनका ये था कि अगर आपको कहते हैं कि आप अपनी दाढ़ी कटवाएं तो क्या आप अपनी दाढ़ी काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो मैंने बोल दिया कि सर अगर तो आर्मी को किसी खास मिशन पे मुझे भेजना है या तो मेरे मुल्क के इंटरेस्ट के लिए है तो मैं जो है ना अपनी दाढ़ी कटवाऊंगा अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए। या तो अदरवाइज जो है ना मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और ये एक बताना था, टिप देनी थी कि जैसे ही सर रूम के अंदर एंटर होते हैं तो काइंडली पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन सॉरी ये इजाज़त नहीं कि मे आई कम इन, तो जवाब लाजमी देते हैं कि यस कम इन। तो मैं तो सर जो आपने बताया कि चेयर के राइट साइड पे जाके खड़ा होना है, तो ये तो मैंने नहीं किया था। मैं चेयर के लेफ्ट साइड पे जाके खड़ा हो गया था, क्योंकि मुझे मेरे कज़न है वो एसी है ना सर, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में प्रोविंशियल लेवल पे। तो उन्होंने मुझे टिप दी थी और मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ था। उसके बाद मेरा नाम के बारे में पूछा था कि मेरा नाम हसन अहमद है और हसन अहमद। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। मैं आप ठीक कह रहे हैं, नो सर। मैंने गलत बताया। लेफ्ट साइड पे ही खड़ा होना है, चेयर की लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है। इट वाज माय मिस्टेक, आप इसको काइंडली कर लीजिएगा। मेरे माइंड में लेफ्ट राइट हुआ हुआ था। लेफ्ट पे खड़ा होना है, राइट से निकलना है। यस सर यही बस था जैसे बिल्कुल। जैसे ही आप एंटर होंगे ना रूम के अंदर, तो आप चेयर की तरफ जाएं तो आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे ही खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर ये लेफ्ट पे ही होता है सर। तो इट्स ओके। और ये था कि जो सवाल आपको नहीं आता उसका जवाब सर सॉरी अगर बोलना है या आई डोंट नो, या तीसरा ये है कि आई डिडंट रिकॉल। तो कॉन्फिडेंट के साथ और प्रॉपरली साउंड के साथ मतलब ऊंची आवाज में बोलना है कि सॉरी सर या आई डोंट नो। मतलब ये कि लूज वॉइस के साथ नहीं बोलना, क्योंकि मैंने जब मुझसे पहले ही सवाल पूछा था ना सर एकेडमिक का कि चश्मा कब इन्वेंट हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम था। मैंने इनको बोला कि सॉरी सर, ऊंची आवाज में बोला है। तो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम इट्स ओके। ये है। और दूसरा ये है कि जो भी इंटरव्यू लड़का दे रहा है आप उस पे बिल्कुल भी डिपेंड ना करें कि आपको वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे। आप अपनी तरफ से ये प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो है ना सर तकरीबन हम 12 लड़के थे और 11 लड़कों ने मेरे साथ इनके धोखा किया या स्कैम किया। मुझे बोला है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन के मतलब पूछ रहे हैं और नथिंग, कुछ भी नहीं पूछ रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जनरल नॉलेज का लाजमी पूछते हैं। हाँ ये है कि आप इंट्रोडक्शन पे आप उनको ऐसे ऐसे जवाब दें कि आपसे मैक्सिमम सवाल जो है ना वो आपसे इंट्रोडक्शन के मुतल्लिक ही करें। मेरा तकरीबन 10 मिनट से 12 मिनट तक मुझे जो है ना वो इंट्रोडक्शन से ही मेरे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, करंट आप क्या कर रहे हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक मुझे ये पूछा था और 7 से 8 मिनट जो है ना वो मेरे से एकेडमिक पोर्शन का पूछा था सर उन्होंने। थैंक यू सर। ओके गुड, दैट मीन्स कि आपको इंटरव्यू हमारा सेशन लेने का फायदा हुआ है, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने का। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सो ओके सो आप लोगों ने सब ने देख लिया है कि इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा प्रिपेयर हो तो आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। देखिए हमने इन्होंने मेरे साथ लाइव इंटरव्यू सेशन किया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने एरिया के बारे में पता हो, जो कुछ आप बोलेंगे मैं चश्मा से हूँ, फलाने से हूँ, फलाने एरिया से हूँ, आपसे उसने उसी के अंदर घुस जाना है और उधर से ही पूछना शुरू कर देना है। तो आप अपने एरिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में नो योर सेल्फ। अभी दोबारा जाके जब वीडियो शेयर होगी आप साथ, मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग शेयर करूं। तो नो योर सेल्फ के अंदर आप लोग उसको दोबारा देख लीजिएगा कि अपने बारे में हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी इंटरव्यू इसी तरह क्लियर हो जाएगा। एज इतनी कोई, और देखें मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेरे तीसरा सेशन है आज,
तो एक भाई ने अभी लाइव इंटरव्यू, जो उनका इंटरव्यू हुआ है उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सारे क्वेश्चंस वही आए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अपने सेशंस के अंदर। इंट्रोडक्शन पार्ट, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको फेल कर दिया जाए तो क्या होगा, आपके तो मार्क्स वगैरह कम हैं, आपको डाउन करने की कोशिश की जाए, या फिर आपको कहा जाए कि आपको तो हम पास नहीं कर रहे, एकदम आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आप दाढ़ी कटवा लें। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आई थिंक कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और हर बंदे का मुख्तलिफ आंसर होना चाहिए। अभी जो इन्होंने आंसर्स दिए हैं वो आप लोग कोशिश करें कि कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने अल्फाज में उसको बयान किया जा सकता है ताकि वो इससे डिफरेंट हो जाए। और बेहतर है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और अगर आपको आर्मी निकाल दे तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो बेहतर है कि आप इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हों। सो आई थिंक वी विल कंक्लूड दिस सेशन नाउ, कि अभी काफ़ी लंबा सेशन हो गया, फिर इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग साथ शेयर भी कर दी जाएगी। तो लेटर ऑन नेक्स्ट सेशंस के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन लें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल में, उसको मैं रीड कर लेता हूँ। सर मेरे अब्बू ऐसी फ्रिज वगैरह का काम करते हैं, तो इंग्लिश में इन्हें क्या बताऊँ, आई थिंक इलेक्ट्रिशियन का काम होता है ये। इलेक्ट्रिशियन मेरे ख्याल में ये एक्टिविटीज़ करता है। तो अगर तो ये ही उसका उनका पेशा है तो आप बता सकते हैं कि सर बाय प्रोफेशन दे आर इलेक्ट्रिशियन, बट दे आर मोर एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग एयर कंडीशनर एंड फ्रिज एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। टेक्नीशियन, ओके। सो टेक्नीशियन अगर हैं तो उनको बताएं कि सर बाय प्रोफेशन दे आर, ही इज़ टेक्नीशियन, बट दे आर मोर एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग एयर कॉन एंड फ्रिज एक्सेट्रा। तो फिर इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो फ्रिज से रिलेटेड हैं, उसमें मैं ये नहीं कहता कि आपको ठीक करने का पता होना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें गैस के इश्यूज होते हैं, उसमें कंप्रेसर होता है, मोटी मोटी चीज़ें ना, उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके अब्बू घर में भी आके डिस्कस करते होंगे। तो और फिर गैस वगैरह डलती है। अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि आप को इंट्रोडक्शन में सही जवाब देने के लिए फ़ायदा देंगी। अगर आप उसको बताते हो ना कि सर उसमें जो गैस है वो इतनी डलती है, तो ये उसका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। देखिए घर में सारों से मसले मसाइल होते हैं, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वैसे ही वो शुगल में ही पूछ लेगा, अच्छा यार अगर फ्रिज में ये मसला हो तो क्या होना चाहिए, क्या करें? तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, आपका इंट्रोडक्शन का जो सेशन है थोड़ा लंबा होगा, अच्छे आंसर्स दोगे, एक खुशगवार सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा इंटरव्यू के दौरान। तो इसका सिर्फ ये पर्पज़ होता है। तो इसी पर्पज़ को आपने कोशिश करना है जितना मैक्सिमम अचीव कर सकें। आप इंटरेस्ट उसका डेवलप कर सकें, उसको मुख्तलिफ छोटी-छोटी चीज़ें के बारे में बता के, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप सक्सेसफुल होके ही बाहर निकलेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली कि आप लोगों को सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और सैयद हसन से भी आपको काफ़ी लर्निंग की होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।